गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 23 सितंबर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू और पीआईबी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। और आज के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर हम लोग यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में जानेंगे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है। कोआला केव को देकर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन वंदन योजना आईफैट के बारे में जानेंगे। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो के बारे में जानेंगे। देन यहाँ पर एक स्पीसीज को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। फॉरेन ट्राइब्यूनल्स को डिस्कस करेंगे एंड फाइनली एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कल यहाँ पर जो आपका सेकंड और थर्ड मॉक टेस्ट था उसका जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर किया गया था। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है और वो रैंकिंग जो थी वो शेयर करी गई थी आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। जो टेस्ट है इसकी एक रिवाइज जो लिस्ट है वो सैटरडे को आपको दी जाएगी बिफोर द नेक्स्ट टेस्ट कम्स। तो अभी भी आप exam.netmock.com जाकर, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके ऑल इंडिया प्रीलिम्स फ्री मॉक टेस्ट जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को जानने के लिए, अपनी स्टैंडिंग को देखने के लिए। वैसे यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो भी अवेलेबल है। अगर आप मोर नंबर ऑफ टेस्ट जो है ऑल इंडिया लेवल पे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप डायरेक्टली exam.netmock.com पर जाकर इस सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से यहाँ पर अपने टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट सेट करेंगे, क्योंकि कट ऑफ जो रखी गई है वो 6 मार्क्स की है। आप चाहें तो 6 या 6 से ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं, 6 से कम भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ पर कोशिश करिए कि एक अच्छा टारगेट जो है वो सेट करें और फिर कोशिश करें उस टारगेट को अचीव करने की भी। अदरवाइज क्या होगा, इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, टारगेट जो है उसको सेट करना है और फिर कोशिश करनी है उस टारगेट को अचीव करने की और ग्रेजुअली उस टारगेट को ऊपर लेके जाने की, इंप्रूव करने की। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। पूछा गया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को करें अंडरलाइन और यहाँ पर करेक्ट जो है उसको डालें सर्कल के अंदर। सर्टिफिकेट जो है ये वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा दिया जाता है, हो सकता है। करंटली देयर आर 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस इन इंडिया। अभी एट दिस मोमेंट 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस जो हैं वो भारत के अंदर है। तो यहाँ पर मैं आपकी जो 10 सेकंड का टाइम है शुरू कर देता हूँ। सोचिए इसके बारे में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक सर्टिफिकेशन है जो कि बीचेस की क्लीननेस के लिए, मरीन एरिया की क्लीननेस के लिए दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक इको लेबल की तरीके से काम करता है। सो इट वर्क्स लाइक अ इको लेबल, ये ध्यान रखिएगा। दिया किसके द्वारा जाता है, तो ये डेनमार्क बेस्ड आपकी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, FEE फी, दैट इज फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, उसके द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट तो हो जाएगी इनकरेक्ट। रिसेंटली 2 नई बीचेस, एक आपकी है कोवलम तमिलनाडु के अंदर एंड ईडन पुदुचेरी के अंदर, इनको यहाँ पर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का जो लेबल है वो दिया गया है। पहले हमारे यहाँ पर 8 बीचेस को मिला हुआ था, 2 और ऐड हो गई हैं, तो टोटल 10 बीचेस हमारे यहाँ पर हो गई हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसके अलावा 8 बीचेस जो हैं जैसे कि शिवराजपुर गुजरात के अंदर है, कपड़ जो है केरला में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन इन उड़ीसा, एंड देन राधानगर है अंडमान निकोबार के अंदर, कासरगोड है एंड पदुबिद्री है कर्नाटका के अंदर, गोगला दीव के अंदर है। ये सभी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऑलरेडी बीचेस है या फिर कहें जिनको सर्टिफिकेशन मिल चुका है वो यहाँ पर मैप के ऊपर भी दी है। सेकंड क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को लेकर पूछ रहा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट कहती है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज गिवन बाय सुंदरलाल बहुगुणा। 1988 के अंदर जो कॉन्सेप्ट था किसके द्वारा दिया गया था, पर्सनैलिटी का नाम बताया, हो सकता है। द ओनली क्राइटेरिया टू डिक्लेयर एन एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज टू हैव एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट एज एंडेमिक। अगर किसी जगह पर 15 वेस्कुलर स्पीसीज है प्लांट की एंडेमिक तौर पे, तो वहां पर उस एरिया को क्या डिक्लेयर किया जाता है, उस एरिया को यहां पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मान लिया जाता है एंड दिस इज द ओनली क्राइटेरिया, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे 10 सेकंड में आंसर करिए, फिर करते हैं डिस्कशन और देखेंगे क्या करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए, the areas serving as the richest spot for biodiversity location they are termed as biodiversity hotspot। जहां पर बहुत ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, पूरी रिचनेस जो है बायोडाइवर्सिटी की वो देखने को मिलेगी। कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा, नॉर्मन मायर्स, ठीक है, 1988 के अंदर
सुंदरलाल बहुगुणा जी नहीं है, लेकिन हाँ सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है वो भी काफी फेमस है उत्तराखंड से। किस चीज के लिए फेमस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, यही चीजें आपकी जो नॉलेज है उसको इंप्रूव करेगी। मैं आपको ऑलरेडी इनके बारे में बता चुका हूं और इसी साल ही करंट अफेयर्स में मैंने आपको इनके बारे में बताया था, रिकॉल करिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो अगर हम देखते हैं तो बायोडाइवर्सिटी के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो एक कंडीशन दी है 1500 वेस्कुलर स्पीसीज, ये तो करेक्ट है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन। ओनली शब्द की वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों गलत है, आपको गलत ही बतानी थी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा एक कंडीशन और भी होती है, दैट इज द एरिया मस्ट बी इन द थ्रेटेंड लिस्ट ऑफ आईयूसीएन। आईयूसीएन की वो थ्रेटेंड लिस्ट में होना चाहिए, विच मीन्स दैट इट शुड हैव लेफ्ट विथ 30% और लेस ऑफ इट्स नेचुरल वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन उसकी टोटल थी उसका 30% या उससे कम यहां पर रहना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया जो है इसके बेसिस पे आप क्वालिफाई कराते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को। चलते हैं, आपको कुछ मैप के ऊपर हॉटस्पॉट दिखाई भी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पर्सनैलिटी का नाम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि पूछा जा सकता है आपसे, एक स्पीसीज के ऊपर है, एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है कि कोआला जो है उसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट कोआला को लेकर करेक्ट है। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है ये एक मार्सुपियल स्पीसीज है जो कि इंडिया के लिए नेटिव है, हो सकता है। इट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, आईयूसीएन लिस्ट के हिसाब से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, आप सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन। तो यहां पर कोआला को लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं। कोआलाज आर बेसिकली एर्बोरियल हर्बीवोरस मैमल्स हैं, अभी मैं आपको एक इमेज के थ्रू भी दिखाऊंगा। एंड यस दे आर द मैमल्स जिनको मेर्सूपियल कहा जाता है। लार्जली आपको ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिल जाएंगे और यूकेलिप्टस ट्री के ऊपर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, काफी स्लो होते हैं इनकी मूवमेंट में। इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक छोटा काफी छोटे साइज का आप बेयर कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे दे आर नॉट नेटिव टू इंडिया, ध्यान रखिएगा, दे आर नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, लेकिन हाँ मार्सुपियल है। आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर अगर बात करी जाए, दे कम अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ पर एक बार मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, आप कनेक्शन बना पाएंगे क्योंकि पहले भी करंट अफेयर्स हमने किया हुआ है मार्सुपियल के ऊपर, कोआला के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको देखते हैं, जो कि केप के बारे में है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन को लेकर पूछा है, बताएं करेक्ट क्या है, केप को लेकर करेक्ट क्या है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज द ओल्डेस्ट एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, जिसे कि 1920 में बनाया गया था, हो सकता है। द फॉर्मेशन ऑफ केप वाज प्रपोज्ड बाय सर एंड्रू फ्रेजर कमीशन इन 1904। तो यहाँ पे केप जो है इसकी फॉर्मेशन की बात करी है, किस कमीशन के द्वारा बनाया गया था, कब बनाया गया था, वो बताया है। सोचिए इसके बारे में। केप की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन। इट इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एजुकेशन पर्पस। एंड इसे सबसे पहले 1920 में बनाया गया था और 1923 में डिसोल्व किया गया था, ठीक है। यहाँ पे रिवाइव किया गया बाद में, वो किया गया इसे 1935 के अंदर। तो 1920 में बनाया, 1923 के अंदर इसे डिसोल्व कर दिया और दोबारा से रिवाइव किया गया 1935 के अंदर, ठीक है। इट इज द ओल्डेस्ट एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, यस ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। बट हाँ, स्टेटमेंट 2 की बात करें, द आइडिया दैट देयर शुड बी अ केप, ये जो है पहली बार कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन जो कि 1917 से 19 के बीच में आई थी उसके द्वारा लेकर आया गया था। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि वन धन योजना को लेकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट वन धन योजना को लेकर करेक्ट है, सही है। इट इज एम्ड एट इंप्रूविंग ट्राइबल इनकम थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, हो सकता है इसका एम क्या है, ट्राइबल इनकम को इंप्रूव करना। अंडर द स्कीम प्राइवेट फर्म्स आर नॉट अलाउड इन वैल्यू एडिशन प्रोसेस टू प्रोटेक्ट ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, सोचिए इसके बारे में, फिर करेंगे एक डिस्कशन। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। इस स्कीम के अंदर प्राइवेट फर्म्स जो उनको अलाउ नहीं किया गया क्या वैल्यू एडिशन प्रोसेस के लिए, ये सोचिएगा। अगर हम वन धन योजना की बात करते हैं, वन धन योजना जो है एक इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ट्राइफेड का, जहां पे कोशिश करी जा रही है कि ट्राइबल लोगों की इनकम को इंप्रूव किया जा सके। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, फॉर क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी लेवल वैल्यू एडिशन फैसिलिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, टर्शरी लेवल के ऊपर काफी सारी फैसिलिटीज जो है वो क्रिएट करी जा रही हैं। बिग कॉर्पोरेट जो है वो भी सामने आ रहे हैं और यहाँ पर एक पीपीपी मॉडल जो है उसके थ्रू ट्राइबल लोगों को हेल्प करने की कोशिश करी जा रही है। और वैसे भी जानते हैं हम, ट्राइफेड जो है वो काफी कोशिश करता ही रहता है इंटीग्रेशन की वेरियस एजेंसीज के साथ। तो दूसरी स्टेटमेंट जो है कि स्कीम के अंदर अलाउ नहीं किया गया, रादर जो पीपीपी मॉडल है उसको तो यहाँ पर काफी अच्छे से प्रैक्टिस किया जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए,
जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं दे कैन गो फॉर द 50 डेज रिवीजन सीरीज विद इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। आप चाहें तो दिन में दो दो दिन को भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाता है। दिस इज फॉर द पीपल जो कि स्टैटिक पोर्शन को इंप्रूव करना चाहते हैं एग्जाम के लिए। दिस इज नॉट फॉर द पीपल जो करंट अफेयर्स करना चाहते हैं। तो 2021 के लिए अगर एग्जाम देने जा रहे हैं और प्रीलिम्स को लेकर स्टैटिक पोर्शन को आप इंश्योर करना चाहते हैं कि वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज आपके कवर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाए, देन यू कैन गो फॉर 50 डेज रिवीजन सीरीज। नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर द क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज, जिसमें क्रैश कोर्स के थ्रू आप पूरे कोर्स को कवर कर सकते हैं। ये 2022 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे 100 डेज के अंदर आपको वेरियस वीडियोस जो होते हैं डेली बेसिस पे वो मिलते हैं। वेरियस बेसिस पे आपको एमसीक्यू सोल्व करने के लिए मिलते हैं। वेरियस असाइनमेंट्स है वो आपको डे बाय डे मिलते हैं और हर दिन डे 1 डे 2 डे 3 के अंदर आपको जो असाइनमेंट्स है वो ओपन करते जाना है और उसे कंप्लीट करते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है आईफेड को लेकर। बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आईफेड को लेकर कौन सा कथन आपका सही है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो कि यूएन की एजेंसी है। इट रिलीजेस ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट। इसके द्वारा एक रिपोर्ट भी निकाली जाती है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है। 10 सेकंड का टाइम आपको देता हूँ, सोचिए इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या इसे लेकर आया गया है या उसकी ये एजेंसी है, और साथ ही साथ जो रिपोर्ट के बारे में बताया वो भी सोचिए। देखिए यूनाइटेड नेशन आईफेड रिलीज्ड ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट। तो इसी से ही दोनों चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं कि यस इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशन एजेंसी जो कि एक रोम बेस्ड एजेंसी है डेडिकेटेड टू इरेडिकेट रूरल पॉवर्टी और हंगर को दूर करने के लिए इसको लेकर आया गया है। इंडिया इसका क्या फाउंडिंग मेंबर है? यस और नो में आंसर करिएगा। तो यस इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईफेड एंड इज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ आईफेड इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी। चलिए चलते हैं आईफेड से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जो कि पैसों को लेकर है। रिसेंटली पैसो न्यूज में थी, किस वजह से थी वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको बताना है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्या ये एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंदर, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर होगा। वैसे देखिए पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है लगता होगा कि ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती होगी, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। पहले भी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी दोबारा से न्यूज में थी एजेंसी, इसी वजह से डिस्कस किया। एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि डीपीआईटी, डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, उसके अंडर ये आपका पैसों पाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है एंड इज एंट्रस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, पेट्रोलियम एक्ट जो है 1934, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एक्ट 1952। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज, किस चीज को लेकर? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, किस तरीके से एक्सप्लोजिव को स्टोर किया जाए, बनाया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए, उसको लेकर जितने भी गाइडलाइंस होती है वो इसके द्वारा दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जो कि विष्णुएक्स के बारे में है। यहां पर पूछा है ये क्या है। रिसेंटली न्यूज में इसको रेफर किया गया था। क्या ये कोई एक्सटिंक्ट स्पीसीज है? आर्काइक ह्यूमंस का कोई एक्सटिंक्ट स्पीसीज बर्ड है, ओटर है, या फिर डायनासोर है? 10 सेकेंड आपके पास है, सोचिए इसके बारे में। दीज आर समथिंग सम काइंड ऑफ स्पीसीज प्रोबेबली जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन किस चीज की बात करी जा रही है? सो दे आर द एक्सटिंक्ट ओटर्स which once lived in the major river of southern Asia। 12.5 मिलियन से 14 मिलियन ईयर्स पहले ये ओटर्स जो थे वो रहा करते थे, ऊद बिलाव रहा करते थे। देयर फॉसिल्स जो वो हिमालय और इसके आसपास के फुटहिल्स वाले रीजन के अंदर पाए गए हैं। न्यूली फाउंड फॉसिल इंडिकेट करते हैं कि जो आपके विश्नॉक्स हैं ये ट्रैवल कर रहे थे जर्मनी तक ही, क्योंकि वहां पर भी कुछ इसके एविडेंसेस जो है वो पाए गए हैं। इट इज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ एनी मेंबर ऑफ द Vishnuex genus in Europe and it is also its most northern and western recorded till date। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो रिमेन्स है वो आपको यूरोप के अंदर भी मिले हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, जिसे कि एस्टैब्लिश किया गया है फॉरेन एक्ट 1946 के अंदर। अ पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड एज अ डी वोटर
हैज द राइट टू अपील टू द फॉरेन ट्राइब्यूनल्स। तो यहाँ पे फॉरेन ट्राइब्यूनल में अपील करने का राइट किसको है ये बताया है। 10 सेकंड का टाइम आपके सामने है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो है क्या वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं जैसे कि फॉरेन एक्ट के अंदर बनाया गया था, ये सोचिएगा। तो यहाँ पर बात करी जाए तो यस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो है दीज आर द क्वासी जुडिशियल बॉडीज, जैसे कि फॉरेन एक्ट 1946 एंड फॉरेन ट्राइब्यूनल एक्ट 1964। 40 और 40 का उल्टा 64। तो फॉरेनर्स एक्ट 40 एंड फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1964 उसके अंतर्गत बनाया गया। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। दे मेंट टू फर्निश ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन कि वेदर अ पर्सन इज अ फॉरेनर और नो। ठीक है, क्या कोई व्यक्ति फॉरेनर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये बताना इनका काम होता है। नाउ यहां पर अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, जो एनआरसी लिस्ट बनाई गई है उसके अंदर जिन लोगों को लेफ्ट आउट कर दिया गया है या फिर जिनको डी वोटर्स डिक्लेयर कर दिया गया है, उनके पास एक राइट टू अपील है। उनके पास एक राइट टू अपील है कि वो चाहे तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के अंदर जा सकते हैं, फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शन 9 को यूज करते हुए बता सकते हैं कि वो फॉरेनर्स नहीं है। मतलब प्रूफ जो है यहाँ पे अपने आप को, बर्डन ऑफ प्रूफ जो बेसिकली जिसको कहा जाता है, वो यहाँ पर एक्यूज के ऊपर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट हो जाती है। डी वोटर्स नाउ कैन गो टू द ट्राइब्यूनल, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे हम एक मैप से रिलेटेड। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, अगर आप वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र में मूव कर रहे हैं तो आपको मिनिमम कितने स्टेट्स से होकर गुजरना पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैप के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार मैप रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी के, तो खासतौर पे फेवरेट टॉपिक होता है ये वाला। तो बताएं, अगर हम वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र जा रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ स्टेट में से आपको होके जाना पड़ेगा। आपको वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र दैट इज ओरिजिन का जो स्टेट है जहां से शुरुआत करी है और जो डेस्टिनेशन है, इसको भी काउंट करना है। सोचिए, चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर मैप के ऊपर, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो वेस्ट बंगाल से आपने शुरू किया, देन यू वेंट टू उड़ीसा, फिर आप छत्तीसगढ़ गए और फिर आप यहाँ पे महाराष्ट्र आ गए। कितने स्टेट्स हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 राज्य यहाँ पे हैं। मिनिमम आपको बताना था, मैक्सिमम बताना होता तो नंबर कितना भी हो सकता है। सो करेक्ट आंसर विल बी। चलिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। मैं अभी आपको 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। 2 मिनट की जो इन्वेस्टमेंट होगी उससे 30% मोर मटेरियल आप रिटेन कर पाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको यहाँ पर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। अभी हम एक्टिव रिवीजन करेंगे। एक्टिव रिवीजन का मतलब ये है कि जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आएंगे उसको लेकर जो चीजें हमने पढ़ी हैं आप आंसर करते जाइएगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में लाइव या फिर अदरवाइज नीचे कमेंट सेक्शन में करते जाइएगा। जल्दी से बताएं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में भारत के अंदर कितनी बीचेस जो है उनको ये लेबल दिया जा चुका है। तो यहाँ पर इस लेबल को दिया जाता है FEE के द्वारा, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, एंड देयर आर टोटल 10 बीचेस, ये भी ध्यान रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में डिस्कशन किया। 2 क्राइटेरिया होते हैं, दोनों क्राइटेरिया मुझे बताएं। और यहाँ पर नॉर्मन मायर जो थे उन्होंने 1988 के अंदर इसके बारे में बातचीत शुरू करी थी, कॉन्सेप्ट जो था वो लेकर आए थे। ठीक है, फिर हमारा डिस्कशन इसको लेकर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जहां पे हमने देखा कोआला के बारे में। जल्दी से IUCN स्टेटस बता दीजिए इसका। दीज आर द मार्सुपियल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था केव के बारे में। कौन लेकर आया था बताइए मुझे केव? यहाँ पर कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, ये ध्यान रखिएगा। ओल्डेस्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये भी ध्यान रखिएगा। 1920 में बनाया गया था, 23 में एबोलिश कर दिया गया, 35 में दोबारा से रिवाइव किया गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन के अंदर हमने वंदन योजना के बारे में देखा था। तो यहाँ पर ट्राइबल इनकम को इंप्रूव करने की बात करी गई है। मंत्रालय का नाम बताएं और बॉडी का नाम बताएं। ट्राइफेड इज द बॉडी, मंत्रालय भी आप जानते हैं। चलिए, तो ये हमने डिस्कशन किया। इससे आगे बढ़ते हुए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखा, पहले तो हमने 50 डेज रिवीजन सीरीज होती, इसको आप exam.netbook.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि स्टैटिक पोर्शन को इंप्रूव करके प्रीलिम्स 2021 के अंदर स्टैटिक के अंदर ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं। ठीक है, 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, 2021 वालों के लिए। जो 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास फ्लैश कोर्स का एक जो चांस है वो अवेलेबल है। exam.network.com पर जाकर 100 डेज की जो सीरीज है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने देखा आईफेड के बारे में। जल्दी से बताएं, यूएन की एजेंसी है कि नहीं, यस और नो बताइएगा। और यहाँ पर रिलीज करती है एक रिपोर्ट जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट। ठीक है, चलिए फिर हमारा डिस्कशन पैसों को लेकर हुआ। मंत्रालय का नाम बताएं किसके अंतर्गत आती है? DPIIT के अंतर्गत आती है। मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी बताइए मुझे। वैसे एक्सप्लोजिव्स को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ये सारा काम इसके द्वारा किया जाता है। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर हेडक्वार्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। विश्नेक्स के बारे में हमने देखा, क्या है ये, कौन सा स्पीसीज है, जल्दी से बताएं। सो इट इज एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ ऑटर, जिसके कुछ अवशेष जो है अभी
एशिया में तो पाए जाते थे, अभी आपको यूरोप के अंदर भी मिले। फिर हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए हुआ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, जो कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को लेकर है। डी वोटर्स क्या होते हैं जल्दी से मुझे बताइएगा। देन राइट टू अपील क्या उनके पास है या नहीं है, यस और नो में आंसर करिएगा। काजी जुडिशियल बॉडी है, फॉरेन एक्ट के अंदर बनाई गई थी 1946 एंड फॉरेनर्स एक्ट 1964। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन मैप रिलेटेड था, जल्दी से बताएं नंबर ऑफ स्टेट्स जो यहाँ पर कवर किए जाते हैं। चलिए ठीक है, 4 हमारा करेक्ट आंसर था। और अभी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है, क्योंकि रिवीजन मैंने आपको करा दी है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आंसर करिएगा मुझे कि वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वो कितने भारतीय राज्यों से टच करता है। वेस्ट बंगाल जो भारतीय राज्य है, जहां से हमने आज महाराष्ट्र की दूरी तय करी थी, वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है कितने भारतीय राज्यों से टच करता है, चाहे तो आप उसके नाम भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी आपको करना क्या है, सिर्फ अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखने हैं। अपने मार्क्स को लिखिएगा, देखिए टारगेट आपका अचीव हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, उसके साथ एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो भी डेली बेसिस पे वहां पर अपलोड किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।